दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज के इस वीडियो में हम जो पोएम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है ऑस्ट्रेलिया, जिसको लिखा है एक ऑस्ट्रेलियन पोएट A.D. होप ने। दोस्तों A.D. होप ने इस पोएम को लिखा था 1939 में और इसको पब्लिश करा था 1943 में। अगर इस पोएम के बारे में बात करें तो ये पोएम डिवाइड है कुल 7 स्टेंजाज में। इसमें कुल 28 लाइन्स हैं और हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं। और जो राइम स्कीम है उसकी हर स्टेंजा में इसकी राइम स्कीम है ABBA। जो पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो है मेटाफर, शिमले, अलिटरेशन और पर्सोनिफिकेशन। दोस्तों जो पोएम है इसमें जो 7 स्टेंजाज हैं उसमें शुरू के 5 स्टेंजाज में ऑस्ट्रेलिया को लेकर के आउटसाइडर्स या फिर जो वाइट पीपल थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके क्या व्यूज़ हैं उसको दिखाया गया है। और जो लास्ट के 2 स्टेंजाज हैं, सेकंड लास्ट और लास्ट स्टेंजा, उसमें एक नेटिव ऑस्ट्रेलियन किस नज़र से अपने देश या अपने ऑस्ट्रेलिया कंट्री को देखता है उसके बारे में बात की गई है। क्योंकि हम सभी को पता है जिस प्रकार इंडिया एक समय में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का शिकार था, ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ यहाँ पे थीं, उसी प्रकार से ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्ज़ा कर रखा था। तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या सोचते हैं, उसका किस प्रकार से लूटा, किस प्रकार से उसका यूज़ किया, इन सभी के बारे में इस पोएम में अपने व्यूज़ को A.D. होप ने रखा है। तो बिना किसी देरी के आज की अपनी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने आज के पोएट A.D. होप के बारे में। दोस्तों A.D. होप यानी कि एलेक डरवेंट होप एक ऑस्ट्रेलियन पोएट, एसेइस्ट रहे हैं जो कि अपने सैटिरिकल स्लैंट्स के लिए, व्यंग्यात्मकता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे। ये एक क्रिटिक, एक टीचर और एक एकेडमिक भी रहे। अमेरिकन जर्नल ने इनको द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट 18th सेंचुरी पोएट कह करके संबोधित किया हुआ है। यानी कि 18वीं शताब्दी के जो पोएट रहते थे उनके स्टाइल में लिखने वाले 20th सेंचुरी के सबसे महान पोएट, द 20th सेंचुरीज ग्रेटेस्ट 18th सेंचुरी पोएट। ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इनका जन्म 21 जुलाई 1907 को कूमा, जो कि न्यू साउथ वेल्स में वहाँ पे हुआ था, और इनका देहांत 13 जुलाई 2000 को, जब ये 92 ईयर्स के थे, कैनबरा ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में हुआ था। इन्होंने पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। तो ये तो बात हो गई A.D. होप के बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी हम पोएम। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि जो फर्स्ट से लेकर के 5th स्टैंजा तक है वो आउटसाइडर्स के व्यूज़ को यहाँ पर A.D. होप ने दिखाया है और लास्ट के 2 स्टैंजाज में अपने व्यूज़ को। तो सबसे पहले फर्स्ट से 5th स्टैंजा तक हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, अ नेशन ऑफ ट्रीज, ड्रैब ग्रीन, डेसोलेट ग्रे, इन द फील्ड यूनिफॉर्म ऑफ मॉडर्न वॉर्स। यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि जो बाहर के लोग हैं या मेनली जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो नेशन ऑफ ट्रीज़, वो एक नेशन ऑफ ट्रीज़ है। यानी यहाँ पर बहुत सारे हरियाली पाई जाती है, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन वो ट्रीज़ कैसे हैं, ड्रैब ग्रीन एंड डेसोलेट ग्रे। वो जो उन ट्रीज़ की जो हरियाली है वो ड्रैब है। ड्रैब यानी कि डल है, बहुत ज़्यादा निराशापूर्ण है। एंड डेसोलेट, डेसोलेट यानी कि इनफर्टाइल है। यहाँ की जो ज़मीन है वो इनफर्टाइल है, बंजर हो चुकी है पूरी तरह से। तो ये ऐसा यहाँ पर दिखता है। और कैसा है, इन द फील्ड यूनिफॉर्म ऑफ मॉडर्न वॉर्स। अब यहाँ पर फील्ड यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, जो सोल्जर्स होते हैं वो जो फील्ड यूनिफॉर्म पहनते हैं उनका क्या कलर होता है, वो भी डल ग्रीन या ग्रे कलर का होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अपने आप को आसानी से किसी भी परिस्थिति में छुपा सकें, है ना, किसी पेड़ पौधे के बीच में छुपा सकें, किसी बहुत ढेर सारे पत्थर, कंकड़ पत्थर पड़े हैं उसके बीच में छुपा सकें अपने आप को। तो ये इसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका रूप जिस प्रकार से एक फील्ड यूनिफॉर्म की तरह होता है मॉडर्न वॉर्स में,
उसी तरह से ड्रैब ग्रीन और डेसोलेट ग्रे है, यानी कि वो पूरी तरह से छुपा हुआ है इस पूरे संसार के मैप में। उसको कोई अच्छे से देख नहीं पाता। अच्छे से देख नहीं पाता क्या मतलब है कि उसको कोई नोटिस नहीं करता, वो अननोटिस्ड रहता है, क्योंकि वो अब उतना उस तरह से अपने आप को नहीं लोगों के सामने रख पाता। उसकी जो महत्व है, उसका जो फर्टेलिटी है वो ख़त्म हो चुका है। वो एक डल कंट्री की तरह हो रखा है। ठीक है, आगे लिखते हैं डार्कन्स हर हिल्स। उसकी जो हिल्स हैं, उसकी जो पहाड़ियाँ हैं, वो सब डार्कन्स हो चुकी हैं, ढल चुकी हैं। ये ऐसा लगता है दोज एंडलेस आउटस्ट्रेच्ड पॉज ऑफ स्फिंक्स डिमोलिस्ड और स्टोन लॉयन वॉर्न अवे। ये अब ऐसा लगता है, यहाँ पर स्फिंक्स के साथ में उपमा दी गई है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों स्फिंक्स एक प्रकार का जो इजिप्शियन स्टैचू होता है, जिसमें एक शेर का शरीर होता है और ऊपर मानव का मुख होता है। तो स्फिंक्स के साथ तुलना की गई ऑस्ट्रेलिया की। स्फिंक्स को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सिंबलाइज करता है विजडम को और पावर को। तो ऑस्ट्रेलिया एक समय में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ में था। इंटेलेक्चुअल लोग बहुत इसमें थे, पावरफुल लोग बहुत इसमें थे, यानी कि ये समय के लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन समय के साथ साथ जिस प्रकार से एक उस शेर की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो ढहने लगता है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी अब समय के साथ साथ ख़त्म हो चुका है और वो पहली तरह से अपने आप में पावरफुल या विजडमफुल नहीं रह चुका है। ऐसा बाहर के लोग मानते हैं। ये फर्स्ट स्टेंजा का अर्थ हुआ। सॉरी, सेकेंड स्टेंजा में लिखते हैं दे कॉल हर अ यंग कंट्री बट दे लाई, शी इज द लास्ट ऑफ लैंड्स, द एम्पटीएस्ट, अ वुमन बियॉन्ड हर चेंज ऑफ लाइफ, अ ब्रेस्ट स्टिल टेंडर बट विद इन द वोम इज ड्राई। ये कहते हैं दे कॉल हर यंग कंट्री, दे मीन्स वे लोग, थर्ड पर्सन है ना। दे कॉल हर यंग कंट्री, वे लोग इसको अभी एक नया ही देश कहते हैं कि अभी तो ये बहुत ही हाल ही में जाना गया है। अब चूंकि इसको ढूंढा गया था बहुत देर में, तो इसलिए उसको ये लोग यंग कंट्री कहते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत देर में ढूंढा गया तो ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। उनके अकॉर्डिंग ये यंग कंट्री है, लेकिन रही तो बहुत पुरानी है ये। तो दे कॉल हर या यंग कंट्री, वे लोग ऑस्ट्रेलिया को एक यंग कंट्री कहते हैं, बट दे लाई, लेकिन वे लोग वास्तव में झूठ बोल रहे हैं। शी इज़ द लास्ट ऑफ लैंड्स, ये सभी ज़मीनों में जब आप मैप में देखते हैं तो सबसे लास्ट में एक कोने में ऑस्ट्रेलिया दिखता है। शी इज़ द लास्ट ऑफ लैंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया है वो जितने भी लैंड्स हैं उसमें सबसे लास्ट में हमको दिखता है। और अब कैसा है? द एम्पटीएस्ट, ये अब ख़त्म हो चुका है। सेम उसी तरह से जिस तरह से अ वुमन बियॉन्ड हर चेंज ऑफ लाइफ, अ ब्रेस्ट स्टिल टेंडर बट विद इन द वomb इज ड्राई। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से एक ऐसी स्त्री जो स्तनपान कराने की योग्य तो है, लेकिन वो कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसके उस स्तनपान का या स्तन का कोई अर्थ नहीं है। सेम उसी तरह से ये कंट्री भले ही दिख यंग रही है, लेकिन ये वास्तव में इतनी यंग है नहीं। ये बहुत ही पुरानी और अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी कंट्री मानी जाती है। तो ये रही हमारे सेकंड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं अपने अगले यानी कि थर्ड स्टेंजा पर। यहाँ पर थर्ड स्टेंजा पर एडी ओब लिखते हैं, वे लोग कैसा मानते हैं? विदाउट सॉन्ग्स, विदाउट आर्किटेक्चर, विदाउट हिस्ट्री, यानी विदाउट सॉन्ग्स, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, द इमोशंस एंड सुपरस्टिशंस ऑफ यंगर लैंड्स, her rivers of water drawn among inland sands, the river of her immense stupidity। वे लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक यंग कंट्री है, लेकिन अभी पूरी तरह से एम्पटी है। क्यों एम्पटी है? क्योंकि ये विदाउट सॉन्ग्स है, यानी कि विदाउट सॉन्ग यानी विदाउट लिटरेचर, विदाउट स्टडीज़, विदाउट सॉन्ग्स है। इसके अपने कोई वास्तुकला नहीं है, आर्किटेक्चर नहीं है, इसका अपना कोई इतिहास नहीं रहा है। यहाँ के लोग सिर्फ इमोशनल हैं और सुपरस्टिशंस पे ही भरोसा करते हैं। इस यंगर लैंड के जितने भी लोग हैं, ये यंगर लैंड क्यों? क्योंकि इसको बहुत देर में ढूंढा गया, तो ये अभी यंगर लैंड है।
तो यहाँ के यंगर लैंड के जितने भी लोग हैं वो इमोशंस पे और सुपरस्टिशंस पे भरोसा करते हैं, इसलिए यहाँ के जो भी सॉन्ग्स हैं और आर्किटेक्चर जो भी हिस्ट्री यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे लिखते हैं हर रिवर्स ऑफ वाटर ड्रॉन एमंग इनलैंड सैंड्स द रिवर ऑफ हर इमेंस स्टुपिडिटी। यहाँ पर रिवर के लिए इमेंस स्टुपिडिटी क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ के जो रिवर्स हैं ये ज़मीन में ही प्रकट होकर के ज़मीन में ही ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर अंदर बहते हैं। इनलैंड रिवर्स होते हैं, यहाँ पर ऊपर ऊपर कोई नदियाँ बहुत ज़्यादा नहीं दिखती हैं हमको जो कि जाके समुद्र में ख़त्म हो। अब चूंकि नदियाँ नहीं बहती हैं इसलिए यहाँ पर जो भी ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा बंजर हो जाती हैं, क्योंकि लाइफ नहीं स्प्रेड हो पाती। इसलिए यहाँ पर ये माना जाता है कि जो नदियाँ हैं उनको इमेंस स्टुपिडिटी कह करके पुकारा गया है, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो इनलैंड रिवर्स हैं और इसीलिए यहाँ की लाइफ, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं है। इसीलिए यहाँ के ना सॉन्ग्स हैं, ना आर्किटेक्चर, ना हिस्ट्री है। फोर्थ पैरा में लोग लिखते हैं, यानी कि एडी होप लिखते हैं कि ऐसा मानते हैं लोग, फ्लड्स हर मोनोटोनस ट्राइब्स फ्रॉम क्रेन्स टू पर्थ। ऐसा मानते हैं विदेशी लोग कि कैर्न्स से लेकर के पर्थ तक, कैर्न्स और पर्थ ये जगहों के नाम है ऑस्ट्रेलिया में। तो ब्रिटिशर्स ऐसा मानते हैं कि कैर्न्स से पर्थ तक सभी लोग मोनोटोनस ट्राइब्स, यानी एक ही जैसे दिखने वाले, एक ही जैसे बात करने वाले, एक ही तरह व्यवहार करने वाले लोग ही रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? इन देम, उनमें, एट लास्ट द अल्टीमेट मैन अराइव, अंततः एक खास व्यक्ति आया, हुज बोस्ट इज, जिसकी ये डींगे हैं, बोस्ट यानी डींगे, जो ये डींगे मारता है कि हुज बोस्ट इज नॉट विल लिव, जो ये डींगे मारता है कि हम लोग यहाँ पर रह नहीं रहे, बट वी सर्वाइव, बल्कि हम तो यहाँ पर किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने ऐसा माना कि यहाँ के लोगों के पास ना अपने सॉन्ग्स हैं, ना आर्किटेक्चर है, ना हिस्ट्री है, ना यहाँ पे नदियाँ अच्छे से बहती हैं। यहाँ के लोग सिर्फ सुपरस्टिशंस पे भरोसा करते हैं, इमोशनल हैं, वो कुछ नहीं जानते, उनको कुछ नहीं आता जाता। तो हम लोग यहाँ पर आ कर के इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम इनको बताएंगे कि कल्चराइज्ड कैसे होते हैं, कल्चर क्या होता है, कैसे मैनर्स होने चाहिए, एक अच्छा इंसान कैसा होता है, कैसे हम लोग विकसित हो सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर रह तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अच्छे से रह ही नहीं सकते, ये देश ही ऐसा है इतना गंदा सा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एडी होप बता रहे हैं कि ये लोग मानते हैं। तो हम यहाँ पर रह नहीं रहे हैं, हम तो यहाँ पर बस किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। क्योंकि वो आगे लिखते हैं, अ टाइप हु विल इनहैबिट द डाइंग अर्थ। हम लोग इस जगह पर आए हैं जहाँ पर डाइंग अर्थ यानी ज़मीन पूरी तरह से अनफर्टाइल है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आए हैं जिससे कि आप लोग को कल्चराइज्ड कर सकें, आप लोग को हम सभ्य बना सकें। ऐसा ये लोग डींगे हाँकते हैं। यहाँ पर फोर्थ स्टेंजा ख़त्म होता है, फिफ्थ स्टेंजा की शुरुआत होती है। फिफ्थ स्टेंजा में ये लिखते हैं, एंड हर 5 सिटीज़, और इस देश की जो 5 शहरें हैं, जो मेन सिटीज़ हैं, लाइक 5 टेमिंग सोर्स। 5 सिटीज़ कौन कौन सी? कैनबेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, सिडनी, पर्थ, मेलबोर्न, एडिलेड, ये जो 5 सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये बहुत ज़्यादा फेमस सिटीज़ हैं। आपने देखा होगा जब इंडिया में ब्रिटिशर्स एंटर किए तो कोलकाता जो कि उस समय का बहुत फेमस सिटी था, उसके बाद मद्रास, बॉम्बे, तो जो मेन सिटीज़ थी, पहले आ करके अंग्रेज़ों ने वहाँ पर वार किया, उसको घायल किया। मतलब वहाँ पे जो भी हमारे वेल्थ थे उसको लूट करके अपने देश ले गए, वहाँ के लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, वहाँ के लोगों से अपना काम कराते थे। तो इसी तरह से जो यहाँ की 5 सिटीज़ थी, एडी होप बताते हैं कि ये लोग तो आए थे हमको बताने कि किस तरह से कल्चराइज्ड लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो वहाँ की 5 सिटीज़ थी, लाइक 5 टीमिंग सोर्स, जो कि 5 टीमिंग यानी भरा हुआ, सोर्स यानी कि घाव, वुंड, तो उसको इन्होंने 5 टीमिंग सोर्स, 5 घाव से भरा हुआ
एक शरीर में जैसे 5 जगह होते हैं, उस तरह से ऑस्ट्रेलिया एक पूरा शरीर है, उसमें 5 जगहों पे इन्होंने घाव से भर दिया। ईच ड्रेन सर, और उन 5 जगहों को इन्होंने अच्छे से ड्रेन किया, अच्छे से ख़त्म किया वहाँ की सारी संपत्तियों को। जिस प्रकार से वास्ट पैरासाइट रॉबर स्टेट, जिस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा सा पैरासाइट, पैरासाइट यानी परजीवी, किसी स्टेट को, किसी जगह को रॉब कर लेता है, लूट लेता है। वेवर सेकेंड हैंड यूरोपियंस पॉल्यूट, जहां पर सेकेंड हैंड यूरोपियंस कौन है? जिस प्रकार से अपने इंडिया में पहले अंग्रेज़ों के समय में जिसको भी सज़ा दी जानी होती थी, उसको यहाँ से ले जा करके काला पानी की सज़ा दी जाती थी, है ना? जो द्वीप है हमारे यहाँ, आइलैंड्स हैं, उस पे ले जाया जाता था। उसी प्रकार से जो यूरोपियंस थे, वो उस समय क्या करते थे कि जो भी इनके यहाँ कल्प्रिट्स होते थे, जो भी क्रिमिनल्स होते थे, थीव्स होते थे, जिनको सजाएं मिलती थी, पनिश जी किए जाते थे, उनको वो लोग ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे। तो ऑस्ट्रेलिया में आ करके वे वहाँ पर अपनी फैमिली बनाते, वहाँ के लोगों के साथ रहते। तो इस तरह से वो सेकेंड हैंड यूरोपियंस कहलाए हैं। सेकेंड हैंड यूरोपियंस यहाँ पर इन्होंने कहा है, एडी होप ने। तो वही सेकेंड हैंड यूरोपियंस यहाँ पर आ करके पोल्यूट करते हैं टिमिडली ऑन द एज ऑफ एलियन शोर्स, जो उनके लिए एक एलियन शोर की तरह है। एलियन यानी कि जो एक विदेश की तरह है उनके लिए, वो विदेश में आ करके अपने इस जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उसको सेकेंड हैंड यूरोपियन क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मेन मेन सिटीज़ हैं, जो 5 सिटीज़ हैं, उसको ये लोग घाव कर देते हैं, उसको एक पैरासाइट की तरह से लूट करके। ठीक है, तो ये तो थी शुरुआत के 5 स्टेंजाज, जो कि एक जनरल व्यू से है, जो कि दूसरों के व्यू से है। अब जो एडी होप का पर्सनल व्यू है वो अगले 2 स्टेंजाज में हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर एडी होप लिखते हैं, येट देयर आर सम लाइक मी टर्न ग्लैडली होम फ्रॉम द लश जंगल ऑफ मॉडर्न थॉट। येट देयर आर सम लाइक मी, फिर भी कुछ लोग मेरे जैसे हैं, टर्न ग्लैडली होम, जो अपने घर की तरफ बहुत ही प्रसन्नता से मुड़ते हैं, आते हैं, वापस आते हैं। फ्रॉम द लश जंगल ऑफ मॉडर्न थॉट, लश जंगल यानी कि खूब ढेर सारे हरे भरे जंगल ऑफ मॉडर्न थॉट, नए या नवीन सोच के जंगल से। यानी कि जैसा कि हमने अभी बताया कि एडी होप ने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की थी, ठीक है। तो जब ये ऑक्सफोर्ड से वापस अपने घर आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मेरा घर ज़्यादा सुकून देता है, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा सुकून वाला है। और जो जहाँ पर ऑक्सफोर्ड है, जो यूरोप है, वो एक जंगल की तरह है मॉडर्न थॉट के। यानी कि वहाँ पे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज दिखाते हैं, लेकिन हैं वो पूरी तरह से जंगली। तो ऐसे यहाँ पर बताते हैं कि कुछ लोग हमारे जैसे भी हैं, जो उस मॉडर्न थॉट वाले जंगल से वापस आकर के बहुत ही खुश होते हैं। To find the Arabian desert of human mind, hoping if still from the desert the prophets come। ये उस मॉडर्न थॉट वाले जंगल से अपने डिजर्ट रूपी जो ह्यूमन माइंड है उसमें आए हैं। यानी कि जहाँ पर ये रहते थे, यूरोप में पढ़ाई करते थे, वो पूरा सिनेरियो कैसा है, एक मॉडर्न थॉट का जंगल है। अब ये वापस जहाँ पे आए हैं अपने घर, वो एक डिज़र्ट है, लेकिन वो डिज़र्ट कैसा है, उस डिज़र्ट को ये अपने ह्यूमन माइंड से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि भले ही मॉडर्न थॉट का जंगल बहुत बड़ा हो, लेकिन वहाँ पे जो प्रॉफिट्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, डिज़र्ट से आए हैं, रेगिस्तान से ही आए हैं सारे प्रॉफिट्स। तो इस तरह ये कह रहे हैं कि भले ही मैं मॉडर्न थॉट के जंगल में रहता हूँ, लेकिन अब मैं वहाँ से यहाँ पे आया हूँ इस उम्मीद से कि शायद अभी भी मेरा जो मस्तिष्क है उसमें से कोई एक प्रॉफिट रूप से कोई भी एक ऐसा प्रॉफिट निकलेगा जो कि जा करके उन लोगों को कोई सीख दे। आगे वो लिखते हैं, सच सैवेज एंड स्कारलेट एज नो ग्रीन हिल डेयर स्प्रिंग इन द वेस्ट। क्योंकि वो लोग जंगली हैं, सैवेज, वाइल्ड हैं, एंड स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स रेड, वहाँ पर लोग जंगली हैं, स्कारलेट हैं। एज नो ग्रीन हिल्स डेयर स्प्रिंग इन द वेस्ट, इतने जंगली हैं कि वहाँ पे कोई भी जो हरा भरा हिल है, पहाड़ी एरिया है,
वो भी ऐसा नहीं चाहता कि उस वेस्ट में स्प्रिंग हो। उस वेस्ट यानी कि अब ये यूरोप को एक वेस्ट की तरह देख रहे हैं, उस बेकार पड़ी जगह पर भी हरियाली हो। सम स्पिरिट विच स्केप्स द लर्नेड डाउट, द चैटर ऑफ कल्चर्ड एप्स विच इज कॉल्ड सिविलाइजेशन ओवर देयर। ऐसा कहते हैं कि कुछ स्पिरिट्स, कुछ सोल्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ से लर्नेड डाउट की तरह स्केप कर जाते हैं। बाकी जो वहाँ पर रहते हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं कि वो एक कल्चर्ड या सिविलाइज्ड हैं, लेकिन वास्तव में वो एक कल्चर्ड एप्स हैं। एप यानी कि बंदर हैं। इनका कहने का मतलब है कि लोग बंदर से इंसान बन गए, लेकिन वो वास्तव में बंदर ही रह गए, बस उसमें उनमें थोड़ी सी सभ्यता आ गई। तो वो वास्तव में बंदर ही हैं, अभी उनमें इंसानियत नहीं आई है। बस वो अपने आप को दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा वो सिविलाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कल्चर्ड हैं, लेकिन वो वास्तव में एक बंदर की ही तरह हैं, क्योंकि उनको वास्तव में एक ह्यूमन माइंड रूपी डिजर्ट में निकलने वाले प्रॉफिट की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।